हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने कूलॉम का नियम, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। आज अपने को पढ़ना है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बोला भी था मैंने कि आप लोग कुछ सदिश का टॉपिक पढ़ के आना। नाम दिए थे मैंने पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, स्थिति सदिश और इसके अलावा सदिशों का योग करने का त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। तो उनको आप लोगों को मैंने पढ़ने के लिए बोला था कि एक बार हम उनको हल्का सा रिवाइज करके आना। 11th का ये टॉपिक था, अपने यहाँ काम में आएगा। जिसने किया वो ठीक है, नहीं किया तो मैं उनको एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। एकांक सदिश होता क्या है? तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो और जो केवल डायरेक्शन बताने के लिए काम में लिया जाता है। अपन कोई समीकरण काम में ले रहे हैं, कोई फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, वहाँ डायरेक्शन बताने के लिए अपने पास ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है जो वेक्टर है, लेकिन वहाँ अपने को डायरेक्शन बताना है और कोई भी नहीं है डायरेक्शन बताने के लिए, तो अपन लोग एकांक सदिश को याद करते हैं हमेशा। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर अपने को हमेशा डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एकांक सदिश का परिमाण एक, इसका फॉर्मूला हुआ करता है सदिश और बटे में सदिश का परिमाण। सदिश बटे में सदिश का परिमाण। जैसे ये ए वेक्टर है, इसका परिमाण ए वेक्टर का मोड और ये एकांक सदिश। ठीक है, तो ये ए का एकांक सदिश है और ये ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड परिमाण। मोड निकालना भी आना चाहिए आप लोगों को। मोड कैसे निकालते हैं? जिस भी सदिश का अपने को परिमाण निकालना होता है तो तरीका सिंपल सा है, जितने भी पद है स्क्वायर करो और अंडर रूट। ठीक है, ये मोड निकालने का तरीका है। तो ये 11th क्लास की बातें बेटा, एक बार मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि पता नहीं आप लोग भूल गए हो या कुछ बच्चों को नहीं आते हो ये चीज़, तो इसलिए कि अपना पूरा ये जो फिजिक्स से चलेगा उसमें वेक्टर कहीं ना कहीं और सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है ये वेक्टर वाली चीज़। इसके अलावा मैंने कहा था आप लोगों को स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, ये भी पढ़ गया ना आप लोग। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो स्थिति सदिश ऐसा सदिश जो किसी भी बिंदु की किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने का काम करता है। और स्थिति में हमेशा दो ही चीजें बताई जाती है, फर्स्ट है डिस्टेंस और दूसरी है डायरेक्शन। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां कोई कण रखा हुआ है, ये कोई दूसरा पॉइंट है, यहां दूसरा कण रखा हुआ है। अब यदि आप इस पार्टिकल से ये पूछो, इस पार्टिकल ए, मैं नाम दे दिया मैंने इस पार्टिकल को ए, इस पार्टिकल से यदि आप ऐसे पूछो कि ए भाई साहब ये बता कि ये बी भाई साहब किधर है, ये जो बी है ये किधर है, इसकी स्थिति बता। ए क्या कहेगा कि ये जो बी है ये मेरे से इतनी तो डिस्टेंस पे है और इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने आपको तीसरा और दे दिया सी। मैंने सी से पूछा बता सी ये बी किधर है, इस बी की स्थिति तू बता। तो क्या ए ने जो स्थिति बताई वो क्या सी बताएगा? नहीं बेटा, ए ने स्थिति में क्या क्या बताया? ए ने बताया डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस, डायरेक्शन ये डायरेक्शन, ऐसे ये डायरेक्शन। लेकिन सी अब इस बी की डायरेक्शन और डिस्टेंस सेम नहीं बताएगा। सी कहेगा मेरे से ये इतनी डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे, और मेरे से इस डायरेक्शन में बैठा है। तो इसको कहते हैं ऐसा सदिश जो एक पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है, स्थिति सदिश कहलाता है। और स्थिति में हमेशा दो ही चीजें बताई जाती है, डिस्टेंस और डायरेक्शन बताई जाती है। स्थिति सदिश को अपन लोग r से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अधिकतर r से अपन इसको व्यक्त करते हैं स्थिति सदिश को। अच्छा, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हो, निर्देशांक x y z, तब उसका स्थिति सदिश कैसे बताया जाता है? तो निर्देशांक के पदों में स्थिति सदिश इस प्रकार से लिखा जाता है, r वेक्टर बराबर x है तो x के साथ i के, y का मान दे रखा है तो y के साथ j के, और z का मान दे रखा है तो उसके साथ k के। ये निर्देशांकों के पदों में स्थिति सदिश याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश अपने को याद करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? ये स्थिति सदिश किसकी स्थिति बता रहा है? तो वो लिखो पहले, बी की स्थिति बता रहा है। किसके साथ बता रहा है? ए के साथ बता रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? आर बी ए वेक्टर। और यदि अपन लोग ए की स्थिति बताना चाहे
और बी बताए इस ए की स्थिति, तो डायरेक्शन इधर करो और यहाँ आर के नीचे किसके बारे में बताया जा रहा है, ये याद रखना, किसके बारे में बताया जा रहा है उसको पहले और किसके द्वारा बताया जा रहा है उसको बाद में लिखना होता है बेटा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये बी इस ए की स्थिति बता रहा है, क्या है, इस ए की स्थिति क्या है, बी के द्वारा बताई गई, तो आर ए बी वेक्टर, ऐसे स्थिति सदिश बताया जाता है। और स्थिति सदिश निर्देशांकों के पदों में इस प्रकार से, यदि आपको एक्स वाई जेड किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए निर्देशांक दे रखे हैं तो उसका स्थिति सदिश निर्देशांकों, और आई कैप जे कैप के कैप जानते हो ये एकांक सदिश है। आई कैप एक्स एक्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है, जे कैप वाई की डायरेक्शन को और के कैप जेड की डायरेक्शन को व्यक्त करता है। ओके, तो ये हो गया स्थिति सदिश। और इसमें याद रखना बेटा, अपन लोग ये जो नीचे नंबर 1 लगाते हैं, ये पहला लगाते हैं ना, ये तो इस जिसके बारे में कुछ लिखना हो उसको पहले और जिसके द्वारा बताया जाए उसको बाद में, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद में मैंने कहा था सदिशों को जोड़ने के आप लोग त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़ के आना, तो त्रिभुज का नियम यहाँ कूलाम के सदिश निरूपण में काम में आएगा, एक बार उसको भी अपन बता देते हैं। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, यदि त्रिभुज की 3 भुजा होती है, अपन सब जानते हैं ये चीज, तो यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजा 2 सदिशों को इस प्रकार से व्यक्त करे कि दोनों सदिशों की डायरेक्शन एक ही हो, दोनों सदिशों की डायरेक्शन एक ही हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो शेष बची हुई तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों का योग बताएगी और उसकी डायरेक्शन उन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यदि 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो तीसरे की एंटी क्लॉकवाइज, यदि उनकी एंटी क्लॉकवाइज है तो तीसरे की क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखना आप लोग, वैसे बेटा इनको ऐसे दोबारा आपको कोई नहीं बताएगा, 11th में सब एक बार बताते हैं, बार बार इनको रिवाइज नहीं करवाते, लेकिन मेरे को पता है यदि स्टूडेंट्स के कहीं कमी रह भी जाए तो वो कमी रहनी नहीं चाहिए, उसको हटा देनी चाहिए बेटा, इसीलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज का नियम ये था, कोई ट्राइंगल लीजिए, आप लोग त्रिभुज लीजिए, नाम अपने मन से डाल दिए अपने ए बी सी। मैंने कहा इस त्रिभुज की ए बी भुजा एक सदिश को बता रही है, उस सदिश का नाम है पी वेक्टर और उसकी डायरेक्शन ये है बेटा। इसकी सेकंड भुजा जो बीसी है वो किसी दूसरे सदिश की रिप्रेजेंट कर रही है इसका, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है ये, दोनों की डायरेक्शन बेटा सेम है और ये डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। आप घूम के ऐसे आओगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो नियम क्या कहता है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो योग आएगा वो इस त्रिभुज की बची हुई तीसरी भुजा के द्वारा बताया जाएगा। इन दोनों का जो योग है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा बताया जाएगा और उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगी। डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। तो ये सब त्रिभुज का नियम है 2 सदिशों को जोड़ने का। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा बेटा इस प्रकार से 2 सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। बताओ बेटा कौन तो जुड़ेंगे और कौन सामने आएगा बेटा, तो आपको बस झट से ये बताना है, जिनकी डायरेक्शन सेम है उन 2 को जोड़ देना है और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको सामने रख देना है, ठीक है, बराबर लगा के। तो सेम डायरेक्शन में कौन आ रहे हैं, ये देखना, ए तो इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बच गया सी को, और देखना सी बी के साथ है कि ए के साथ है, तो आपने देखा सी तो ए की डायरेक्शन के साथ है, ठीक है। ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दोनों का एड होगा और इनके बराबर में किसको रखना है अपने को बेटा, बी को रखना है। आपने फटाफट लिख दिया ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो ये त्रिभुज का नियम है 2 सदिशों को जोड़ने का। अब देखना बेटा ये 3 ही बात मैंने बताई आप लोगों को, एकांक सदिश दिशा बताने का काम करता है हमेशा, ठीक है, और उसका परिमाण कितना होता है बेटा 1। और एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, त्रिभुज का नियम और पोजीशन वेक्टर। अब इन तीनों की सहायता से कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आसानी से कर सकते हो बेटा आप लोग। मैं देखना यहाँ कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कर रहा हूँ, और ये बात हमेशा याद रखना बेटा, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी फॉर्मूला बना रहे हो और यदि वो सदिश राशि है तो सदिश में आपको दर्शाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखना मैंने 2 आवेश ले लिए, एक नहीं 2 लेने हैं। आवेश नंबर है Q1, दूसरा आवेश मैंने ले लिया बेटा Q2। इन दोनों की पोजीशन किसी तीसरे बिंदु के सापेक्ष, याद रखना बेटा, किसी वस्तु की पोजीशन बताने के लिए आप लोग जो बिंदु चुनते हो वो स्वतंत्र होता है बेटा। उस बिंदु को आप स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकते हो, उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मूल बिंदु ले लिया O, और इसके सापेक्ष पहले आवेश की स्थिति
R1 वेक्टर पहले आवेश का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। इस मूल बिंदु O के सापेक्ष दूसरे आवेश का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और जिसका स्थिति सदिश है डायरेक्शन भी तो उधर ही होगी। मैं दूसरे आवेश का स्थिति सदिश निकाल रहा हूं तो डायरेक्शन इधर, पहले आवेश का स्थिति सदिश निकाल रहा हूं तो डायरेक्शन इधर। ओके, दोनों आवेश बेटा समान प्रकृति के हैं, ठीक है, दोनों आवेश, तो दोनों में रिफेल होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, उस बल की डायरेक्शन और आपको निश्चित करनी है। और ये याद रखना, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की डायरेक्शन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होती है। मतलब ये आवेश इस दूसरे आवेश पर इधर बल नहीं लगाता या इधर बल नहीं लगाता या ऐसे वैसे ऐसे नहीं लगाता, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसी की दिशा में बल लगाता है, या तो ऐसे धक्का मारेगा या ऐसे ही खींचेगा। और ये दूसरा आवेश भी इस पहले आवेश को इसी के अनुदिश धक्का मारेगा या इसी के अनुदिश इसको खींचेगा। तो इन दोनों दो आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल की डायरेक्शन है वो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हुआ करती है, ठीक है। अब दोनों सजातीय है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस दूसरे आवेश को पहला आवेश इधर धक्का मारेगा तो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल इधर होगा। उस बल का नाम क्या लिखूंगा अभी आपके सामने रहेगा, देखना बेटा। उस बल का नाम मैंने कहा था जिस के बारे में लिखना उसको पहले और जिसके साथ लिखना उसको बाद में। तो अपन ये बल किसके लिए लिख रहे हैं, दूसरे के लिए, उसको पहले, ठीक है। दूसरे पे बल लग रहा है और किसके द्वारा लगाया जा रहा है, पहले के द्वारा लगाया जा रहा है ये, तो दूसरे के द्वारा लग रहा है और वो दूसरे पर लग रहा है और पहले के द्वारा लगाया जा रहा है, तो ये लिख दिया। अब इस पहले पर ये दूसरा लगाएगा इधर, ठीक है। तो पहले पे लगेगा तो जिस पे लगेगा उसको पहले, दूसरे के द्वारा लगाया जा रहा है उसको बाद में, ठीक है। हो गए ये दोनों बल। अब आप लोग इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मानते हो, लेकिन यदि मैं ऐसे कहूं कि पहले आवेश की स्थिति सदिश बताओ दूसरे के सापेक्ष बताओ, तो किसका, पहले का, किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, तो ये r12 वेक्टर और किस दिशा में, r1 की दिशा में। यदि ये लूं तो बताओ अब इस r12 वेक्टर का, इसमें त्रिभुज का नियम लगाओ बेटा आप लोग। तो मैं त्रिभुज का नियम लगा रहा हूं, इधर देखना। तो त्रिभुज का नियम कहता है सेम दिशा में जोड़ दो और अपोजिट डायरेक्शन वाला सामने रख दो। अभी तो कहा तो यहाँ सेम डायरेक्शन में कौन है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर बेटा ये है, देखो r2 वेक्टर और r12 वेक्टर सेम दिशा में, ये दोनों, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और ये अपोजिट दिशा में आ गया तो ये घट जाएगा, घट जाएगा नहीं घट जाएगा, ठीक है। तो ये सेम दिशा वाले जोड़ने मेरे को, तो त्रिभुज का नियम लगाया मैंने इसमें, तो r2 वेक्टर और प्लस का r12 वेक्टर और बराबर सामने कौन, r1 वेक्टर, ये सेम दिशा वाले जुड़ गए ये। अब r2 को इधर ले जाओ, तो r12 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर और माइनस का r2 वेक्टर, समीकरण नंबर 1। और बेटा इसको पढ़ो, पढ़ना आना चाहिए बस आप लोगों को। ये आपने क्या पढ़ा इसको, ये पहले का स्थिति सदिश है और ये स्थिति सदिश किसके द्वारा बताया जा रहा है, दूसरे के द्वारा बताया जा रहा है। तो पहले का स्थिति सदिश और दूसरे के द्वारा। अब यदि मैं दूसरे का स्थिति सदिश लूं और पहले के द्वारा बताया जाए, तो दूसरे का स्थिति सदिश और वो भी पहले के द्वारा, तो इसकी दिशा किधर होगी बेटा, तो स्थिति सदिश दूसरे का है और जिसका स्थिति सदिश बताया जाता है दिशा भी उधर ही होती है, तो दिशा इधर होगी बेटा, इस तरह होगी दिशा, इधर होगी कि नहीं होगी। तो अब त्रिभुज का नियम दोबारा से लगाओ, तो सेम दिशा वाले जोड़ दो और अपोजिट दिशा वाला बराबर में रख दो। तो सेम दिशा में अब की बार कौन है, आप खुद ही देख लो, पहचानो, r1 की दिशा इधर और r21 की दिशा इधर, सेम दिशा में ये दोनों है बेटा, देखो ये सेम दिशा में है, ठीक है। तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और बराबर में ये अपोजिट दिशा वाला बराबर में रख दिया जाएगा r2 वेक्टर। तो अब मैं फिर से r21 वेक्टर प्लस r1 वेक्टर, इन दोनों को जोड़ रहे अपन लोग, तो r1 वेक्टर और प्लस r21 वेक्टर और बराबर किसको रख दो,
R2 वेक्टर को रख देना आप लोगों को। अब इसमें से R1 को उधर ले जाओ तो R21 वेक्टर का मान कितना आ गया बेटा जी? तो R21 वेक्टर का मान आ गया R2 वेक्टर और माइनस का R1 वेक्टर। इसको समीकरण नंबर दे दो 2। अब देखो बेटा आप लोगों ने R21 वेक्टर का मान भी निकाला और आप लोगों ने R12 वेक्टर का मान भी निकाला। अब इसको पढ़ना आना चाहिए बस। तो ये क्या है? ये है पहले का दूसरे के साथ स्थिति सदिश, ये है दूसरे का पहले के साथ स्थिति सदिश। ठीक है। अब बेटा आप लोग ऐसे बताओ, इस दिशा का एकांक सदिश यदि मैं बनाना चाहूं तो बताओ क्या लिखूंगा? इस दिशा का एकांक सदिश है तो ये दिशा मतलब बल, इस बल की दिशा के लिए मैं एकांक सदिश यदि लेना चाहूं तो क्या होगा? एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश है इस दिशा में बना रहा हूं। तो ये दिशा किधर से किधर जा रही है बेटा? तो ये दिशा जा रही है 2 से 1 की ओर। तो 1 की दिशा में एकांक सदिश चाहिए मेरे को, 1 की दिशा में। ठीक है। तो 1 की दिशा का एकांक सदिश क्या हो गया? तो आप लोग इसको इधर लिख लो या किधर भी जगह बच रही हो, इधर आप लोगों को दिख जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। तो यहां है Q2 से Q1 आवेश के अनुदिश एकांक सदिश। तो Q2 आवेश से Q1 आवेश के अनुदिश एकांक सदिश। तो लिखूंगा किधर का है ये एकांक सदिश? 1 की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर की दिशा बता रहा है। ठीक है। और Q2 के साथ और एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश R12 वेक्टर और बटे उसका परिमाण R12 वेक्टर का परिमाण। इसी प्रकार दूसरे इस आवेश के अनुदिश Q1 से Q2 के अनुदिश, Q1 आवेश से Q2 आवेश के अनुदिश एकांक सदिश। इधर का एकांक सदिश बताओ, इधर का। ठीक है। तो इधर का एकांक सदिश होगा R21 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। ये होगा इधर का एकांक सदिश। नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां इधर साइड में लिख देते हैं अपन लोग। ये किसका एकांक सदिश है? तो ये एकांक सदिश हो जाएगा R21 के बराबर R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। तो ये एकांक सदिश है इस दिशा में, ये एकांक सदिश है इस दिशा में। तो इन एकांक सदिशों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी बेटा। ठीक है। अब देखना, अब आपको क्या क्या बताना है। अब आपको 2 बल है, एक तो Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला इधर, एक है Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला उधर। ठीक है। अब इन दोनों बलों को आप लोग सदिश रूप में व्यक्त करो, दोनों के दोनों बलों को सदिश रूप में। तो सदिश रूप में व्यक्त करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को चाहिए ना, वो मैंने निकाल लिया बेटा। ठीक है। दोबारा से इन चीजों को आप लोग समझ लो बेटा। ठीक है। ये 1 2 2 1 1 2 2 1 क्या है बेटा? इस चीज को समझ लो आप लोग। ठीक है। जिधर का चाहिए ना उसको पहले, ढंग से सुन लो, जिधर का चाहिए उसको पहले। ठीक है। और बचा हुआ उसके बाद में लिखा जाएगा। यदि Q1 आवेश की ओर चाहिए तो पहले 1 आएगा और फिर 2। यदि Q2 आवेश की ओर चाहिए तो पहले 2 आएगा और फिर 1 आएगा। एक चीज तो ये याद रख लेना। ठीक है। तो एकांक सदिश अपन ने बना लिए। एकांक सदिश, ये वाला एकांक सदिश किधर की दिशा बता रहा है? तो ये वाला एकांक सदिश बता रहा है बेटा 2 से 1 की ओर की। तो 1 की ओर की दिशा बता रहा है, 1 की ओर की। तो इधर की दिशा बता रहा है ये वाला एकांक सदिश किधर की दिशा बता रहा है? तो इसमें 2 पहले लिखा है मैंने, तो ये 2 की ओर की, इधर की दिशा बता रहा है ये वाला। ठीक है। और ये स्थिति सदिश किसका है? तो पहले 1 आ रहा है तो ये पहले 1 का ही है। ठीक है। ये एकांक सदिश किसका है? 2 आ रहा है तो ये पहले ये 2 का एकांक सदिश है। तो ये दूसरे का स्थिति सदिश हो रही, ये दूसरे का स्थिति सदिश, ये पहले का स्थिति सदिश, ये पहले की दिशा में एकांक सदिश, ये दूसरे की दिशा में एकांक सदिश। इस चीज को ढंग से पढ़ लेना आप लोग। जो पहले आए वो उसका बता रहा है। ठीक है। अब आप लोग बलों को सदिश रूप में व्यक्त करना है। 2 बल लग रहे अपने पास, F21 F12 हटना आना चाहिए, दूसरे पर बल लग रहा है, पहले पे बल लग रहा है। अब लगा कौन रहा है तो बाद में लिख दिया, दूसरा लगा है और पहला लगा है। चलो अब इन बलों को लिखते हैं अपन लोग बेटा। नंबर 1 है Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल,
Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, तो बल और वो भी 1 पे और वो भी दूसरे के द्वारा, तो 1 पे लग रहा है दूसरे के द्वारा और वेक्टर का चिन्ह लगा, क्योंकि सदिश राशि है, सदिश में तो दर्शाना है। अब सामने बल का जो सूत्र होता है वो रखना आप लोगों को, तो K Q1 Q2 दोनों आवेशों का परिमाण लेना होता है अपने को, अपॉन दूरी का स्क्वायर, और दूरी का तो स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में अब इधर दिशा बताने के लिए वेक्टर लगा दिया, क्योंकि सदिश राशि है, इधर ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये भी अदिश, कोई दिशा बताने वाला नहीं है। और मैंने आपको यही कहा, जब भी किसी इक्वेशन में आप लोग सदिश रूप में किसी चीज को व्यक्त करना चाहते हो और आपके पास दिशा बताने वाला नहीं है, तो तुरंत किसको याद किया जाता है? एकांक सदिश को याद किया जाता है, तो उसको बुला लिया जाता है। तो यहां फिर से मैं एकांक सदिश को बुलाऊंगा, मेरे पास 2 एकांक सदिश है, आपको सोचना पड़ेगा कि किस एकांक सदिश को यहां रखा जाए, किसको बुलाया जाए। तो अपन किधर की दिशा चाहते हैं, उधर की दिशा वाला एकांक सदिश बुलाएंगे। तो ये बल लग रहा है 1 पे, तो 1 पे बल किधर लग रहा है, तो ये 2 वाला 1 को धक्का मार रहा है उस तरफ बल लगाया जा रहा है, उस तरफ बल लग रहा है, तो उस तरफ का एकांक सदिश चाहिए, मतलब 1 वाला एकांक सदिश चाहिए मेरे को। 1 की दिशा, उधर की दिशा बताने वाला एकांक सदिश, तो उधर की दिशा बताने वाला एकांक सदिश कौन सा है बेटा? ये R12K। मैंने कहा जो पहले आएगा उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 आया, मतलब ये एकांक सदिश 1 की तरफ की दिशा बता रहा है, और ये बल भी 1 पे लग रहा है और 1 की तरफ ही लग रहा है। ओके, ठीक है। तो इसीलिए इस बल की दिशा को ये एकांक सदिश बता सकता है, इसलिए एकांक सदिश लगाया मैंने R12K। इस चीज को ढंग से समझना आप लोग। साथ में ये जो दूरी नजर आ रही है, दूरी, ठीक है, दूरी तो अदिश है पहली चीज तो, और चाहे मैं दूरी यहां से 1 से 2 के बीच में चल के मापूं, और चाहे वही दूरी मैं 2 से चल के और 1 तक मापूं, दूरी सेम आएगी। आप चाहे यहां से यहां चले जाओ, वही 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और यहां से यहां चले जाओ, वही 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी सेम है। हाँ, स्थिति सदिश अलग होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो दूरी है R है, मैं इस R दूरी को मैं इस रूप में व्यक्त कर सकता हूं। किस रूप में? R12 वेक्टर। ये तो सदिश है, और वो भी स्थिति सदिश है। किसका है? 1 का। किसके साथ? 2 के साथ। और स्थिति सदिश में दोनों चीज आती है, दिशा भी और दूरी भी। यदि उस स्थिति सदिश में से दिशा को निकाल दिया जाए तो दूरी शेष रह जाती है, और दिशा को निकालने का तरीका है मोड़ ले लो। ये दूरी बन गई, बन गई नहीं बन गई? यदि ये लो R2 वेक्टर, तो ये स्थिति सदिश है 2 का 1 के साथ, ठीक है। और इस स्थिति सदिश में क्या क्या है? दूरी है 1 और 2 के बीच में, और साथ में दिशा है, तो इसमें से भी दिशा निकाल दो, दूरी शेष रह जाएगी। ये लो मोड़ ले लिया, मोड़ लेते ही वो अदिश बन जाता है, परिमाण आ जाता है, दिशा हट गई, दूरी रह गई। तो बेटा ये भी दूरी है, ये दूरी भी 1 से 2 के बीच की दूरी है, और ये भी दूरी है, ये दूरी है 2 से 1 के बीच में। तो बात एक ही है, 1 से 2 मापो और चाहे 2 से 1 मापो, दूरी तो सेम है कि नहीं? सेम है ना, ठीक है। तो अब मैं इस दूरी को ऐसे सीधे सीधे ऐसे व्यक्त ना करके ऐसे मोड़ के रूप में व्यक्त करना चाहूंगा। अब मोड़ के रूप में व्यक्त करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, ये देखूंगा एकांक सदिश में 1 2 आ रहा है कि 2 1 आ रहा है। यदि एकांक सदिश में 1 2 आ रहा है तो नीचे 1 2 वाला मोड़ ले लो, और यदि एकांक सदिश में 2 1 आ रहा है तो नीचे 2 1 वाला मोड़ ले लो। अब ये आप डिसाइड करो मैंने क्या लिखा उधर, एकांक सदिश 1 2, अपनी मनमर्जी से नहीं लिखा मैंने, डायरेक्शन को देख के लिखा है 1, ठीक है। तो आपको ये तो पहचानना है, समझना है, रटना नहीं है बेटा। इधर 1 2 लिखा है मैंने, तो इधर वो जो मोड़ है वो आप 1 2 वाला ले लो, लेकिन ये याद रखना ये दोनों है एक ही, क्योंकि दोनों दूरी है, दोनों दूरी है, अंतर नहीं दोनों में। बस अपन तो सेम चीज बनाने के लिए अपन लोग इनको रख रहे हैं, आगे काम में आएगा, आपको पता चलेगा कैसे काम में आएगा। तो मैंने इस दूरी को इसके पदों में रख दिया, ये भी दूरी है, दूरी है, दूरी है, दूरी है, कंफ्यूज मत होना क्या है, ठीक है दूरी है, ठीक है। तो अब यहां रख रहा हूं R स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं 1 2 वाला, तो R12 वेक्टर का मोड़, R12 वेक्टर का मोड़ बन गई ना दूरी, और दूरी का स्क्वायर। इसको समीकरण दे दो आप लोग, कितना जितना आप देख के आ रहे हो, 3 दे दिया। अब क्या करोगे इससे आगे सुनो, अपने को एकांक सदिश का मालूम है कि एकांक सदिश का सूत्र होता है सदिश बटे में सदिश का परिमाण, ये एकांक सदिश का सूत्र है। तो सदिश ये रहा R12, ये रहा सदिश बटे में सदिश का परिमाण, रखो वहां पे। तो F12 वेक्टर और बराबर K Q1 Q2 अपॉन
R12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और ये है एकांक सदिश। इस एकांक सदिश की जगह वो रखूंगा मैं सदिश और बटे में सदिश का परिमाण। ठीक है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। अब इधर देखो ये मोड 2 बार आ रहा है और फिर गुणा में 1 बार और आ गया, तो इस मोड की घात कितनी बन गई बेटा? 3 बन गई कि नहीं बन गई? तो यहां मैं इस मोड की घात 3 लिख दूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं मोड की घात 3 और ये गुणा में चल ही रहा है R12 वेक्टर, और इसको समीकरण नंबर 4। अब सुनो, अपने पास R12 वेक्टर का मान है ये रहा R12 वेक्टर, पहले का दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 माइनस R2 वेक्टर। तो इधर देखना मान रखते अपन लोग, कितना है ये? तो K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, सॉरी इसका मान रखना है ना, तो R12 वेक्टर का मान हो गया R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, और फिर इससे आगे इसका मोड का क्यूब, और फिर यहां भी R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर। ये लो अगला समीकरण नंबर देने दीजिए इसको, कितना? 5। ठीक है, अब इससे आगे आपको क्या करना है? अच्छा एक चीज सुन लेना बेटा, R12 वेक्टर हो तो 1 जो पहले आ रहा है उसमें से दूसरे को घटाना, जो पहले आ रहा है बाद वाले को घटाना है। तो इधर देखो पहले में से दूसरा घटा, अब पहले 2 आया और बाद में 1, तो 2 में से पहला घटा, याद रखना। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, कहीं भूल जाओ। अब इससे आगे सुनो, पहले पर दूसरे के द्वारा लगने वाला बल तो आ गया, अब है दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला बल, और बताओ दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है, तो बेटा जी मैं इसको तो साफ कर देता हूं, ठीक है, और इसको भी साफ कर देता हूं, थोड़ा ध्यान में रख लेना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, और ऐसे ही एकांक सदिश इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। तो इन दोनों को तो शेष, इसको तो मैं रख लेता हूं, और ये R21 वेक्टर वाला मान यहां रख देता हूं मैं, यहां पे दिख जाएगा आप लोगों को R21 वेक्टर। मैंने कहा ना जो पहले आए उसमें से घटाओ किसको, जो बाद में आए। ओके, और ये एकांक सदिश R21 के बराबर सदिश और बटे सदिश का परिमाण। ठीक है, और अब यहां से साफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड अपना छोटा है, जगह अपने पास कम है, तो जगह को ध्यान में रखते हुए इस जगह को साफ कर लेते हैं हम लोग। अब इससे आगे देखना, ये तो आ गया पहले वाला, पहले पर बल। अब निकालना अपने को दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला। तो इधर देखो दूसरा चार्ज ये है Q2, इस Q2 चार्ज पर पहले वाला चार्ज इधर रिपेल कर रहा है, इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, इधर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। तो इस बल का मान बताओ, सेम ये के थ्योरेटिकली बता। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, इधर देखना। अब इससे आगे Q2 पर Q1 के कारण बल निकालते इस बल का मान। तो 2 पे लग रहा है, तो मैंने कहा जिस पर कर रहे हो ना आप क्रिया जो भी, उसको पहले लिखो, और जिसके साथ कर रहे हो उसको बाद में। ओके, बल है तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन एकांक सदिश बताओ पहले क्या आएगा? तो एकांक सदिश, ये बल किधर लग रहा है बेटा? ये बल दूसरे पे लग रहा है पहले के द्वारा, और दूसरे को पहला प्रतिकर्षित कर रहा है इस तरफ कर रहा है, देखो इधर लग रहा है ये बल। तो अब आपको बेटा डिसाइड करना है इधर का एकांक सदिश कौन होगा। तो ये एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश इधर का होगा, मतलब 2 की दिशा में होगा ये एकांक सदिश, दूसरे आवेश की दिशा में होगा ये एकांक सदिश। तो इधर का एकांक सदिश होगा R21 के, अभी लिखा था अपन ने R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। तो ये एकांक सदिश इधर की दिशा ही बता रहा है, और ये बल भी इधर ही लग रहा है। ठीक है, तो अपन ये एकांक सदिश उठा के वहां रख देंगे। तो यहां एकांक सदिश आएगा R21 के, और जो एकांक सदिश रख रहे हो उसी के पदों वाला आप दूरी लेना है आप लोगों को। तो R21 वेक्टर का मोड बन गई दूरी का स्क्वायर। ओके, अब एकांक सदिश है तो इस एकांक सदिश को आप लोग क्या बनाओ, सूत्र रखो इसका सदिश के पदों में। तो रख रहे, तो F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर।
ठीक है, अब यहीं पे कर देते हैं अपन ये काम। इस एकांक सदिश का यदि मान रखो, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन लोग 6। इस एकांक सदिश का मान रखो कितना, सदिश और सदिश का परिमाण। ये देखो मोड़ कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो घात लगा दूंगा, कहीं गुणा में चल रहा है सब कुछ मामला, तो अपन लोग 3 बार यहां घात लगा देते हैं 3। ये लो, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने अगला, कितना, 6 से 7, जितना भी देते जाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको R21 को खोलो, तो R21 वेक्टर को बराबर लिख सकते हो आप लोग R2 वेक्टर और माइनस का R1 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो ये वाला मान रख देते हैं यहाँ पे अपन आगे। तो अब F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिखूंगा मैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब, और इसको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये लोग कोष्टक में, और इसको अगला दे दिया समीकरण नंबर 6 से 7, 7 से 8 दे दिया इसको, ठीक है। ये हो गया दोनों बलों का सदिश निरूपण, जब दोनों चार्ज समान प्रकृति के थे। तो ये तो हो गया पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, ये तीनों समीकरण उसको बता रहे हैं, और ये तीनों समीकरण दूसरे पर पहले कारण लगने वाले बल को बता रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला बेटा, क्या इस बल में तो आ रहा है ये एकांक सदिश, पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, इस बल को ये एकांक सदिश बता रहा है, और ये एकांक सदिश बता रहा है उधर की दिशा, वन की तरफ, और दूसरे पर पहले कारण जो लगने वाला बल है उसमें एकांक सदिश आ रहा है ये, और ये एकांक सदिश इधर की दिशा बता रहा है। और देखो दोनों बलों में परिमाण, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण तो एक होता है ना, एकांक सदिश परिमाण में किसी प्रकार की हेरफेर नहीं करता, ये तो डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। दोनों बलों का मैग्नीट्यूड देखो, आप परिमाण देखो, तो दोनों बलों में आ रहा है के Q1 Q2 अपॉन दूरी सेम है, चाहे आप 2 से 1 चलो और चाहे 1 से 2 चलो, दूरी सेम है। तो आपने क्या कहा, हमें यहां समीकरणों से क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों बल परिमाण में तो बराबर है, दिशा में विपरीत है। दोनों बल परिमाण में तो बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो बेटा आप लोग ये कहीं ये सेंटेंस सुने थे, आप लोगों ने 11वीं क्लास में सुना होगा, क्या कि दो बल लग रहे हैं, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, इसको कहते हैं बेटा न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का, कहते नहीं कहते। तो आपसे यहाँ प्रूफ करवा सकता है, क्या कि प्रूफ कीजिए कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। तो आप लोग इस प्रकार से प्रूफ करके इसको रिप्रेजेंट प्रदर्शित करोगे, ठीक है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, और दूसरा तरीका है सिद्ध कीजिए कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको करोगे, ठीक है बेटा। अब इससे आगे ये तो है प्रतिकर्षण वाली कंडीशन में, ये तो प्रतिकर्षण वाली कंडीशन में है बेटा। आकर्षण वाली कंडीशन हो मतलब दोनों आवेश, ये तो समान आवेश है, प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस, तो भले से लग रहे हैं। लेकिन आकर्षण हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तब भी क्या ऐसे ही होगा क्या सारा का सारा काम? तो आंसर है बेटा सारा का सारा काम A to Z ऐसे की ऐसे ही होगा, सिर्फ एक चीज बदलेगी। वो क्या बदलेगी? वो बदलेगी बेटा डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बता रहा है? एकांक सदिश। इसका मतलब एकांक सदिश हेर फेर हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो इसको फटाफट और देख लो, जब आकर्षण हो, दोनों असमान आवेश हो, उस कंडीशन में लगने वाले बलों का सदिश निरूपण कैसे किया जाता है। तो बेटा सारी चीज ऐसे कैसे उतारनी है आप लोगों को, बस मैंने कहा डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है कौन? एकांक सदिश। इसलिए एकांक सदिश हेर फेर हो जाएंगे। जिसमें एकांक सदिश 1 2 आ रहा था वहां 2 1, और जिसमें 2 1 आ रहा था वहां 1 2, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखना तो इसको बेटा आप लोग अभी रफ में जरूर करना। मैं नोट्स तो भेज ही रहा हूँ आपके पास, वो तो बाद में एक बार समझाता हूँ ना, तब एक बार रफली फटाफट कर लिया करो, जिससे ऐसी चीजें याद हो जाती है जल्दी आप लोग। अब इससे आगे है फिर से यही टॉपिक, लेकिन अब की बात आवेश दे रहा हूं मैं क्या, असमान प्रकृति जिनमें अट्रैक्शन हो रहा। तो देखना वही दो आवेश Q1 और Q2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की कंडीशन फिक्स कर रहा हूं
किसी बिंदु के साथ, और उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। इस पहले की कंडीशन स्थिति सदिश है r1 वेक्टर और दूसरे का पोजीशन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r, और उस r को आप 1 2 के पदों में लो तो इधर 1 की दिशा में, और यदि उस r को आप 2 1 के पदों में लो तो इसका मतलब क्या है, दूसरे के स्थिति सदिश इधर लोगे। ठीक है, अब बल बताना, बल की डायरेक्शन आप लोगों को बतानी है। अब की बार बल की डायरेक्शन, तो बल की डायरेक्शन भी बतानी है, साथ में आप लोगों को बेटा एकांक सदिश भी साथ साथ में लेने हैं। बल की डायरेक्शन भी और एकांक सदिश भी, बस ये डायग्राम ही ढंग से समझ जाओ, फिर आगे का काम तो आप लोग मेरे ख्याल से फटाफट कर लोगे। ठीक है, और वैसे मैं छोड़ूंगा भी इसको आप लोगों के लिए ही, आप लोगों को करना है। ठीक है, तो बड़ा बनाते थोड़ा डायग्राम। पहले का एकांक सदिश वो स्थिति वेक्टर, दूसरे का स्थिति वेक्टर, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये पहला आवेश पॉजिटिव, ये दूसरा आवेश नेगेटिव। अब बताना बेटा पहला दूसरे पर बल किधर लगाएगा। तो ये पहला इस दूसरे को धक्का तो नहीं मारेगा, ठीक है, तो मतलब बल इधर तो नहीं लगाएगा, पहला दूसरे पर इधर बल नहीं लगाएगा। ये पहला पॉजिटिव है, ये दूसरे को नेगेटिव को अपनी ओर खींचे इधर। ठीक है, तो इस दूसरे पर जो बल लगेगा पहले के द्वारा वो इधर लगेगा, इस तरफ क्यों खींचेगा पहला इसको। इसी प्रकार ये दूसरा जब पहले के ऊपर बल लगाएगा, ये दूसरा जब पहले के ऊपर बल लगाएगा तो दूसरा भी इसको धक्का नहीं मारेगा, खींचेगा इधर। तो ये दूसरा पहले को इधर खींचेगा, तो पहले पे लगने वाला बल अब की बार इधर है और दूसरे पे लगने वाला बल अब की बार इधर है। बस बल की दिशा बदल गई और कुछ नहीं बदले बेटा। ठीक है, लेकिन अभी भी वो दोनों बल अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखना पहले पे बल किधर लगेगा, इधर नहीं, इधर तो धक्का होगा इधर, तो पहले पे इधर लगेगा। तो पहले पर बल दूसरे के द्वारा और इधर, और जबकि पहला जो इससे पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें पहले पर बल पहले की तरफ लगा था। अब दूसरे पे बल, तो दूसरे को ये पहला अपनी ओर खींचेगा इधर, तो इधर लगेगा दूसरे पे बल, दूसरे पे बल इधर लगेगा। ठीक है, और अब और एक बात और रख दो, इधर की डायरेक्शन बताने वाला एकांक सदिश बता दो कौन है, और इधर की डायरेक्शन बताने वाला एकांक सदिश बता दो कौन है। तो इधर की डायरेक्शन मतलब 2 की ओर की डायरेक्शन बताओ, तो बेटा 2 की ओर की डायरेक्शन बताने वाला एकांक सदिश होगा r21 होगा, इधर की डायरेक्शन बताने वाला। और उधर की डायरेक्शन मतलब 1 की तरफ की डायरेक्शन बताने वाला एकांक सदिश कौन सा होगा, तो 1 की तरफ का डायरेक्शन बताने वाला एकांक सदिश होगा r1 होगा कि नहीं होगा। अब बेटा और आप लोग फटाफट बल का सूत्र, और वही r12 r2 के मान, क्या r12 वेक्टर का मान क्या होगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और r21 वेक्टर का मान क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस का r1। क्योंकि मैंने आपको कहा था ये फटाफट आप लोग वैसे भी माइंड में याद रख सकते हो। पहले कौन है 1, तो 1 को पहले और 2 वाले को बाद में, पहले कौन है 2 को पहले और 1 वाले को बाद। ठीक है, अब देखो बेटा जब बल F12 लूंगा, पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला आकर्षण का बल, तो पहले पर दूसरा इधर बल लगाएगा, दूसरे पर पहले कारण लगने वाला आकर्षण का बल इधर लगाएगा। फटाफट इन बलों के फॉर्मूले, तो पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल सूत्र है K Q1 Q2 अपॉन लिखने से पहले एकांक सदिश बता दो, ठीक है, जिससे कंफ्यूज ना हो। तो बेटा फटाफट बताओ 1 2 फोर्स की डायरेक्शन वाला एकांक सदिश कौन सा है, तो 1 2 फोर्स की डायरेक्शन वाला एकांक सदिश है 2 1, है कि नहीं है। बस यही तो चेंज कहा, मैंने आपको कहा था कि बस ये चेंजिंग हो जाएगी और कुछ भी नहीं। पहले वाले में क्या था, इधर 1 2 तो इधर 1 2 1 2, इधर 2 1 तो 2 1 2 1, लेकिन अब चेंज हो गया, इधर 1 2 तो इधर अब 2 1 2 1, इधर 2 1 तो इधर 1 2 1। बस इतना सा याद रखना, बहुत इजीली तरीके से, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, इधर 1 2 वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है और इस तरफ का एकांक सदिश होगा r21 वेक्टर, और इसको दूरी के पदों में लिखो, तो r21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर। आगे का काम बेटा मेरे ख्याल से आप कर रहे हो, क्योंकि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं उस चीज को, ठीक है। आगे ये काम आप कर सकते हो। क्या करना है, एकांक सदिश को खोलना है, मोड का क्यूब बनाना है, और फिर r21 वेक्टर का मान यहां से उठा के रखना है। ऐसे ही अगला बल का फॉर्मूला
एफ और 2 1 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे इसको, तो F21 वेक्टर को लिखेंगे क्या, K Q1 Q2 अपॉन लिखने से पहले एकांक सदिश, तो बेटा इस बल की दिशा वाला एकांक सदिश कौन है, तो ये बल है ना F21 वेक्टर उधर लग रहा है उधर, तो उधर का एकांक सदिश है 12 केप, ये है, तो आप लिखोगे R12 केप और नीचे दूरी भी R12 वेक्टर के मोड़ के पदों में लिखना है। फिर केप को हटाना, पता है केप को कैसे उठाओगे, तो मैं इनके सूत्र भी लिख देता हूं आप लोगों को कि R12 केप का सूत्र हो गया R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड़। ठीक है, इसी प्रकार अगला एक और लिख देते हैं क्या, R21 केप का सूत्र हो गया R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड़। एक तो ये डायग्राम, और इसमें एक को दर्शाना पड़ता है, किसी को भी दर्शा दो आप लोग, किसी को भी, तो मैं 1 की तरफ वाला ले रहा हूं तो R, ठीक है। और फिर ये दोनों बल, और बेटा इन बलों को आगे आप करोगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, करना जरूर, मैं देखने नहीं आऊंगा ना, आपसे चेक कराऊंगा कि आपने किया कि नहीं किया, वो आपके ऊपर निर्भर करता है बेटा, करते हो नहीं करते, करोगे तो सोने पे सुहागा, नहीं किए तो मैं नहीं जानता क्या, ठीक है, आप जानते हो क्या होगा वो। तो बेटा आप फटाफट अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, डायग्राम बनाओ और इसको हल्का सा उतार लो। दोनों करने आपको, नोट्स बिना देखे करने, नोट्स तो आपको बाद में मिलेंगे लेकिन आपको बिना देखे बेटा दोनों करने हैं। फटाफट इसको करो और फिर थोड़ी देर बाद में जैसे वीडियो लेक्चर खत्म हो तो करना, उतारो जल्दी से 5 मिनट में। चलो बेटा तुरंत इसका एक न्यूमेरिकल हो जाए तो अच्छा है बिल्कुल। और वो न्यूमेरिकल बेटा इसी का है जो अभी सेकंड बताया ना आपको वाली कंडीशन में, इसी का है। करना जरूर बेटा, आप लोगों से उम्मीद रखता हूं आप करोगे। देखना आपको कहा 2 चार्ज पार्टिकल है, Q1 चार्ज इसका वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है उसका वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और सीधी सी बात नजर आ रही है अपन लोगों को क्या, दोनों चार्जों में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन वाली कंडीशन मैंने कहा आप लोगों को इधर 1 2 है तो उधर 2 1 रखना, इधर 2 1 है तो उधर 1 2 रखना। और प्रतिकर्षण वाली कंडीशन में इधर 1 2 उधर भी 1 2, इधर 2 1 उधर भी 2, ये याद रख लेना अच्छी तरह से आप लोग, ठीक है। अच्छा अब की बार है ना, इनकी स्थिति सदिश निर्देशांकों के पदों में दे रखे हैं। एक का निर्देशांक आपको दे रखा है 1 मीटर 2 मीटर, और दूसरे का निर्देशांक आप लोगों को दे रखा है -2 मीटर और 4 मीटर। तो इसका निर्देशांक दे रखा है -2 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। और इसका निर्देशांक दे रखा है 1 मीटर और 4 मीटर, मतलब x और y के मान दोनों को दे रखे आप लोगों को, ठीक है। तो पहले तो स्थिति सदिश बना लो बेटा, मैंने कहा था ना x y z के पदों में स्थिति सदिश बना सकते हो आप लोग। तो इसका स्थिति सदिश बना रहा हूं मैं, पहले का स्थिति सदिश बना रहा हूं। तो पहले का स्थिति सदिश हो गया r1 वेक्टर बराबर x1 i कैप y1 j कैप, ये पहले का स्थिति सदिश बन गया। नहीं दिख रहा, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले का स्थिति सदिश होगा r1 वेक्टर बराबर x1 i कैप और y1 और j कैप। तो x1 का मान और y1 का मान रखो, मतलब पहले के निर्देशांक रखो। पहले के निर्देशांक है 1 और 4, तो x की जगह तो रखना है 1, तो 1 को i से गुना करूंगा तो i, और y की जगह रखना है 4 को j से गुना किया तो 4j।
अब दूसरे का स्थिति सदिश बनाओ आप लोग, तो दूसरे का स्थिति सदिश क्या होगा? दूसरे का स्थिति सदिश होगा R2 वेक्टर बराबर x2 i के प्लस y2 j के। x2 का मान है -2, तो इसकी जगह रखना आप लोगों को -2, y2 की जगह रखना आपको 4। तो ये हो गया पहले का स्थिति सदिश और एक हो गया दूसरे का स्थिति सदिश। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वो सुनना। 2 आवेश है, 2 माइक्रोकूलम माइनस में, प्लस का 5 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम माइनस का जो है उसका निर्देशांक 1, 2 है और दूसरे का निर्देशांक -2 और 4। बताओ दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला बल सदिश रूप में बताओ। दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला बल बताओ। तो बेटा दूसरे पे बल पूछ रहा है, पहले के द्वारा पूछ रहा है। और अब बताओ सूत्र क्या आपका? सूत्र है K, फिर Q1 का परिमाण, Q2 का परिमाण और अपॉन डिस्टेंस और एकांक सदिश बताओ क्या आएगा। तो पहले ये देखो यहाँ आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, तो समान है तो प्रतिकर्षण, असमान आवेश हो तो आकर्षण। यहाँ असमान है, 1 प्लस का 1 माइनस का आकर्षण। और मैंने अभी कहा है आकर्षण में यदि बल के पास 2 1 है तो इधर लेना 1 2 और बल के पास 1 2 है तो इधर लेना 2 1। प्रतिकर्षण में यदि बल के पास 1 2 तो इधर भी 1 2, बल के पास 2 1 तो इधर भी 2 1। तो आकर्षण में उल्टे लेते हैं, ठीक है। तो इधर 2 1 आ गया तो इधर लूंगा 1 2 और नीचे भी 1 2 वेक्टर का मोड, ठीक है, का स्क्वायर। लेकिन यहाँ केप नहीं लेना, केप को सदिश रूप में बताओ आप लोग क्या होगा। तो सदिश रूप में भी बताया था मैंने, एकांक सदिश बराबर सदिश और बटे सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। तो ये मोड कितनी बार हो गया बेटा? 3 बार। तो घात कितनी लगा देना आप लोग यहाँ पे? 3। तो घात 3 लगा देंगे यहाँ पे, ये लो 3। अब इसको फटाफट सोल्व कर लो। अच्छा R12 वेक्टर का मान, R12 वेक्टर का मान तो मैंने ये तो अभी आपको बताया था, कैसे निकालोगे? R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस का R2। ऐसे तो निकालना आप लोगों को, तो सोल्व करो इसको भी। पहले इसका भी मान निकाल लेते हैं अपन लोग कितना आ रहा है। तो R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर का मान कितना है? I प्लस का 4 माइनस R2 वेक्टर का मान तो माइनस का 2i और प्लस का 4g, 4 और g। अब इस कोष्टक को खोलूंगा तो माइनस अंदर गुणा होगा और माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या मिलेगा? R12 वेक्टर बराबर i प्लस 4 और माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस 4g। सोल्व करो बेटा इसको। तो इसको सोल्व करते हो आप लोग तो कितना आ रहा आप लोगों के पास? देखना यहां 4 से 4 बेटा कैंसिल हो गया, 4 से 4 तो कैंसिल हो रहा है यहाँ। हाँ ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया और i कितना बच गया अपने पास? 3i बच गया। तो R12 वेक्टर बराबर बच गया 3i के। रखो यहाँ पे ये मान फटाफट। तो F21 वेक्टर बराबर K का मान 9 गुना 10 की घात 9, Q1 का परिमाण रखना है केवल तो 2 माइक्रो, Q2 का परिमाण 5 माइक्रो, माइक्रो का मान 10 की घात -6 बटे में R12 वेक्टर का मोड है। तो R12 वेक्टर का मान कितना आ रहा है? 3i के। इसका मोड के अंदर मैंने कहा था स्क्वायर करो और स्क्वायर में याद रखना मोड के अंदर दिशा और माइनस का चिन्ह हट जाता है, जानते हो 11वीं क्लास में अच्छी तरह से बताया आप लोगों को। और स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 आ गया इसका मोड, तो 9 और फिर इस मोड का भी क्यूब है, मोड का भी क्या हो रहा है? क्यूब। तो बेटा आप 9 का क्या कर देना? क्यूब। मतलब 9 को कितनी बार गुना कर देना आप लोग बेटा? 3 बार गुना, ठीक है। और सामने R12 वेक्टर का मान रखना है, मतलब यहाँ पे केवल आपको 3i लिखना है, 3i। तो 10 की घात -6 हो गया माइनस का 12 और 3i। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। और F21 वेक्टर बराबर घाते सोल्व कर लो, 5 9 10 और माइनस का 12, 10 की घात 10 होगी, 9 तो है ही और ये 10 एक 10 और मिल गया अपने को, तो 10 की घात 10, ठीक है। और 10 की घात 10 और 10 की घात -12, तो 10 की घात माइनस का बच गया 2 और ये 9 हो गया 81। अब बेटा इसको सोल्व करना आप लोगों को, ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा अपने पास, ठीक है। तो और भाग भी नहीं जा रहा, तो मैंने क्या किया बेटा? 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया 100 से ऊपर नीचे गुणा। तो 100 से ऊपर नीचे गुणा क्या किया तो क्या बना? ये बन गया 100 और 100 और बटे में बन गया 81
और ये 100, इसमें 81 का भाग, ये 100 ऊपर गया तो 10 की घात माइनस का 4, और अब 81 का भाग 100 में दे लेगा आप लोग, कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल भी आप लोग बेटा करो। ओके, तो ये था आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मैंने दोनों स्टेप बता दिए, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, अच्छी तरह से याद रख लेना। आकर्षण में ऐसा मान चलेंगे 1 2 2 1 2 1 1 2, प्रतिकर्षण में सेम चलेंगे 1 2 1 2 2 1 2। ओके, और R12 वेक्टर का मान तो 1 माइनस 2, R2 वेक्टर का मान क्या, R21 वेक्टर का तो 2 माइनस 1 का मान। ठीक है, तो ये आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स। आज की वीडियो में इतना ही, और जरूर इसको अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत इसको मन से जरूर पढ़ना, तुरंत आपकी याद हो जाएगी। ओके।